हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कि टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी होता है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वेरी होता है। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर अपन पूरे तापमान की, टेम्परेचर की बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक सेशन को जरूर देखना और इसको देखने से पहले अगर आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखना, क्योंकि वहां से एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और उसको यूज करके अपन यहां पर आगे बढ़ेंगे। राइट, तो हेडिंग डाल दें आप, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस। हेडिंग डाल दें आप, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों जो है वो टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं, वो अपने को यहां पर क्या करना है, डिस्कस करने का है। हाय, ओके, क्लियर? माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। देखो, हाँ, अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। क्या था कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था, ठीक है, ये अपन ने फॉर्मूला डेराइव किया था। और एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। एल कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस रिलेशन से मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। और इस रिलेशन से मैं क्या बोल सकता हूं, रेजिस्टिविटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एन के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाउ के। ये भी अपने को क्लियर है। यहां पर क्या क्या पढ़ा था अपन ने, एम तो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये सारा मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर अपन ये मालूम कर चुके हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अपने को एक चीज ये समझ में आ गई, इस रिलेशन से अपने को एक चीज समझ में आ गई। अब यहां पर अपने को तीन तरह के मटेरियल होते हैं अपने पास में। तीन तरह के मटेरियल क्या होते हैं, एक तो मेटल होता है, एक एलॉय होता है और एक सेमीकंडक्टर। इन तीनों में किस तरीके से टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस किस तरीके से चेंज होता है वो अपने को देखना है। एक चीज अपन ध्यान रखेंगे, जैसा देखो आर रेजिस्टेंस और रो रेजिस्टिविटी, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब जैसा बिहेवियर रेजिस्टेंस करेगा टेम्परेचर के साथ में, वैसा ही बिहेवियर रेजिस्टिविटी का भी होता है। दोनों पैरेलल बिहेव करते हैं, तो दोनों को अलग अलग स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूं इसका मतलब रेजिस्टिविटी का भी वही बिहेवियर चलेगा। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो वन बाय वन देखते हैं अपन। यहां पर सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, इफेक्ट ऑन मेटल ऑब्लिक एलॉय। मेटल ऑब्लिक एलॉय है ना, टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का मेटल और एलॉय पे क्या इफेक्ट आता है टेम्परेचर के साथ में, वो अपने देखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे मेटल के अंदर देखो होता क्या है, सबसे बड़ी बात मेटल के अंदर क्या होता है, जिस अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा क्या होगा, अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, क्या होता है कि टेम्परेचर को जैसे बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो उससे इलेक्ट्रॉन और तेज दौड़ेंगे, तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होता है। ये मैंने डिस्कस किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि जितना तेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन यहां टकराया फिर यहां टकराया, तो पहला कोलिजन दूसरा कोलिजन, इसके बीच में जो भी टाइम लगा उस टाइम को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम ले लेते हैं अपन जनरली, उस एवरेज टाइम को अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो सब इलेक्ट्रॉन का टोटल टाइम निकाला, एवरेज निकाल लिया, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में। अब सोचो अगर ज्यादा स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की तो वो क्या होगा, फटाफट टकराएगा। फटाफट टकराएगा तो टाइम टेकन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो टाउ कम होने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, दोनों ही इंक्रीज होते हैं, किसमें, मेटल और एलॉय दोनों के अंदर। लेकिन इंक्रीमेंट का फैशन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का स्क्वायर होता है, क्या होता है। तो आगे मैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस भी बताऊंगा, है ना, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में किस तरीके से वेरी होता है, तो वो अपन देखेंगे। फिलहाल क्या ध्यान रखो कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे पास किसके अंदर, मेटल के अंदर या एलॉयस के अंदर। एलॉय का मतलब समझ में आता है ना अपने को, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स।
जो जनरली जब अपने पास जो मार्केट में ज्यादा चलते हैं वो कौन कौन से हैं? नाइक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये ज्यादातर काम में आते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा देखो आप, इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर। इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पूरा एक यूनिट है, पूरा एक चैप्टर है, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। लास्ट जो अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर ही है, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे अपन। जो सेमीकंडक्टर जो होगा वो क्या होगा? लास्ट टॉपिक होगा। तो सेमीकंडक्टर अगर आप देखोगे, इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, ये भी एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बढ़ते हैं। ये कैसे होता है इसको अपन उस चैप्टर के अंदर जब मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत डिटेल डिस्कशन है इसके बारे में। बट सिंपल सी बात है, सेमीकंडक्टर के अंदर होता है क्या एक्चुअल में, थोड़ा बहुत पता हो अगर आपको, उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसके अंदर मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उसके अंदर जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। लेकिन साथ में टाउ भी क्या हो रहा है, टाउ का भी पता है, टाउ क्या हो रहा है? डिक्रीज भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। भाई इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर भी एक तरह का मटेरियल ही है, ये भी एक तरह का क्या है? सॉलिड मटेरियल ही है। इसके अंदर भी क्या होगा मेरे पास? अलग अलग मेरे पास क्या कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोलाइड करेगा, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल इसके अंदर भी होंगे। तो सेम फिनोमिनन, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वीडी, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है? वीडी बढ़ता है, और वीडी के बढ़ने पर क्या होता है? टाउ डिक्रीज होता है। यह भी अपन ने यहां पर देखा। तो सेमीकंडक्टर में क्या हुआ? एन बढ़ता है, टाउ डिक्रीज होता है। लेकिन इंपैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एन इज ग्रेटर देन द डिक्रीमेंट इंपैक्ट इन रिलैक्सेशन टाइम। ओवरऑल इफेक्ट जो आता है, ओवरऑल इंपैक्ट जो आता है कि इसके इंक्रीमेंट का इफेक्ट इसके कंपेरेटिवली ज्यादा होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ये सारा प्रैक्टिकल, ये सारा क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एनालिसिस हो, प्रैक्टिकल एनालिसिस है पूरा, कि एन का इफेक्ट ज्यादा होता है, एन डोमिनेट करता है। अगर एन डोमिनेट करेगा तो एन का रो के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन इसका मतलब क्या हुआ? एन इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या, ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब किस फैशन में डिक्रीज होगी? स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, हाइपरबोला आएगा, पैराबोला, क्या आएगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। इसलिए समझ में आ रहा है, दोनों चीजें अपने को एकदम अच्छे से क्लियर होगी। इसको लिख लो आप। इसके बाद अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, इसको लिखो आप। ठीक है, फिर मैं कंपैरिजन करवाऊंगा इन तीनों में, मेटल, एलॉय और सेमीकंडक्टर में। अभी मैं कंपैरिजन बताऊंगा आपको, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, जो एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करेगा, उसको मैं कहां से डेराइव करूंगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। वो अपन कहां से डेराइव करेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो जल्दी से अपन लिखते हैं अपन यहां पर। तो लिखो, इसके हेडिंग डालो आप कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस। हेडिंग डालें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी होता है, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है अपने को, है ना। क्या है नेक्स्ट हेडिंग डालें आप? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका? ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, इसको अपन कैसे देखेंगे? आपने अगर थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा हो 11th क्लास के अंदर, आपने अगर थर्मल वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो उसके अंदर आपने, अगर आपको ध्यान हो कि चेंज इन लेंथ, लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ओरिजिनल लेंथ के। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन टेम्परेचर के, है ना। ये पढ़ा है आपने। सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी है कि किसी भी कंडक्टर का, ये किसके लिए है? कंडक्टर के। फॉर एलॉय जनरली ये जो रिलेशन होता है वो किसके लिए है? फॉर कंडक्टर्स। ये किसके लिए है? कंडक्टर्स। या इनफैक्ट अगर आप बोलो तो ये किसके लिए, ये रिलेशन किसके लिए अपन कर रहे हैं? फॉर एलॉय। ये जनरली क्या होता है? एलॉयस के लिए ही काम में आता है। ये रिलेशन जो है वो क्या है? एलॉयस, या सिंपल बोल दो आप रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस के लिए। आगे जाके अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं कि रेजिस्टेंस जो, जितने भी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? हमेशा रेजिस्टर्स जो बनाए जाते हैं वो हमेशा एलॉय से बनाए जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टर हमेशा किससे बनाए जाते हैं? एलॉयस के बने हुए होते हैं। तो जनरली ये रिलेशन कहाँ काम में आता है? रेजिस्टर्स के लिए काम में लेते हैं अपन, एलॉयस के लिए काम में लेते हैं। रिलेशन क्या है? क्या बोलता है? जैसे वो रिलेशन आपने, ये क्या है मेरे पास? एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था
कि किसी भी सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इसके लेंथ के अंदर एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, इसकी ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये अपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखा था। द सेम वे यहां पर भी क्या होता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेस रेजिस्टेंस के। बेस रेजिस्टेंस मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस बोल लो आप, एक्चुअल लेंथ। बेस रेजिस्टेंस किसको बोला गया है, जनरली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होता है उसको अपन ने क्या बोला है, बेस रेजिस्टेंस। या अपने हिसाब से अपन किसी एक लो टेम्परेचर को, लो भाई ग्राउंड लेवल जिसको अपन बोलते हैं, बेस लेवल बोलते हैं अपन ने। सपोज मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस है, एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, तो 10 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या बन जाएगा, बेस रेजिस्टेंस। मैं दो रेजिस्टेंस लेता हूं, सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस बोलता हूं मैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक और रेजिस्टेंस है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किसके अंदर, एलॉयज के अंदर। ठीक है, तो यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बेस रेजिस्टेंस हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जनरली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बेस रेजिस्टेंस के डायरेक्ट, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे यहां पर था ओरिजिनल लेंथ के। द सेम वे चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो इसको आप, एंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसको अगर मैं लिखूं, है ना, इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखें तो डी आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस रेजिस्टेंस। बेस रेजिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूं, आर नॉट। बेस रेजिस्टेंस को क्या बोल दिया अपन ने, आर नॉट। और ये क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, डी टी। और चेंज इन रेजिस्टेंस मेरे पास क्या लिख दिया मैंने, डी आर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। दोनों को एक साथ अगर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डी टी। यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आता है अल्फा आर नॉट डी टी। सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है अल्फा आर नॉट डी टी। इस अल्फा को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, क्योंकि दोनों का फैशन मेरे पास क्या होता है, सेम होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो यहां से अगर मैं अल्फा का फॉर्मूला लिखूं, समझना, अल्फा अगर अपन लिखे तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन डी टी। ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा का फॉर्मूला हो गया। यहां से इसकी यूनिट निकालो, देखो क्या आएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट तो कैंसिल हो गई, बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन टेम्परेचर की यूनिट आ गई, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स। यूनिट क्या आ गई अल्फा की, केल्विन इनवर्स। इसको अगर आप डिफाइन करोगे तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ये अल्फा है क्या है, दिस इज व्हाट, चेंज इन रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट बेस रेजिस्टेंस, है ना, ये क्या आर नॉट है ना, आर नॉट था ना, पर यूनिट बेस रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, है ना। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट बेस रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा। ये अपने समझ में आ गया। अब देखो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, सुनो, अब देखो इसी इक्वेशन पे वापस आता हूं मैं, इस पे आता हूं वापस, इक्वेशन नंबर 1 को देखो। अगर इक्वेशन नंबर 1 पे चलता हूं, या एक और चीज देखो, यहां पर एक चीज और समझने की क्या है, इस अल्फा की बात करें। अब समझना, अगर मैं बोलता हूं कि इफ अल्फा पॉजिटिव कब होगा, अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना। अल्फा पॉजिटिव कब हो सकता है, देखो आर नोट तो क्या रेजिस्टेंस है, तो ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। अब डी आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। डी आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है, डी टी क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। ए डी आर चेंज इन रेजिस्टेंस और डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो डी टी पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो डी टी पॉजिटिव होगा। और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर अगर मेरे पास डी आर की वैल्यू क्या हो जाती है, डी आर की वैल्यू क्या होती है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो डी आर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, दोनों पॉजिटिव कब होंगे, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी अगर इंक्रीज हो रहा है तभी मेरा डीआर भी पॉजिटिव होगा और डीटी भी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
मतलब अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अल्फा पॉजिटिव का मतलब ये हो गया। अगर मैं बोलता हूं अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं और रेजिस्टेंस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अभी अपने देखा सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, फाइनल वैल्यू विल बी लेसर देन द इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो ओवरऑल अल्फा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, नेगेटिव आ गई। तो अल्फा पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखिए, अल्फा पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छे से याद रख लेना। और अगर मैं बोलता हूं इफ अल्फा जीरो, अल्फा जीरो होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर नो चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास कुछ कितना भी आ गया, बट रेजिस्टेंस के अंदर अल्फा जीरो कब पॉसिबल है, आर नॉट जीरो हो सकता है नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। डीटी मैं टेम्परेचर के अंदर चेंज कर सकता हूं ना कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर के अंदर अगर चेंज है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर कुछ चेंज ना आए, तभी रेजिस्टेंस के अंदर कुछ चेंज ना आए, इसका मतलब डीआर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और डीआर जैसे जीरो होगा अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अल्फा जीरो होने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर अगर रेजिस्टेंस, नो चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये सिग्निफाई करता है। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर? इसको लिखो, इसको लिखो, देखो आगे बढ़ते हैं अपन। और इस इक्वेशन 1 पे वापस आऊंगा मैं, यहां से इसको मिटा देते हैं। देखिए यहां से एक और क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ इस इक्वेशन को वापस लिख दूंगा मैं, डी आर। देख इसी इक्वेशन से वापस आता हूं मैं। देख अपने पास इक्वेशन क्या थी, क्या लिखा अपन ने, जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, डी आर इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डी टी। ठीक है, देखो अब मैं यहां पर क्या बोलता हूं, इफ एट टी नॉट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज आर नॉट। भाई किसी एक टेम्परेचर की वैल्यू पर रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये जो बेस रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बेस रेजिस्टेंस जिस टेम्परेचर पर होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, बेस टेम्परेचर। उसको क्या बोल दिया अपन ने, बेस टेम्परेचर। और बेस टेम्परेचर की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में अगर नहीं दी हुई तो बेस टेम्परेचर जनरली क्या होता है, इस बेस टेम्परेचर जनरली कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेस टेम्परेचर को जनरली अपन भी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा, बेस टेम्परेचर को जनरली अपन कितना ले सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या आपका ग्राउंड लेवल क्या है, समझो आप, समझ जाओ। मैं यहाँ इस लेवल से अगर मैं कुछ चीज का मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये मेरा बेस लेवल हो गया, ये मेरा बेस टेम्परेचर हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर कर रहा हूं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेस टेम्परेचर हो गया। 20 डिग्री के बाद में अगर मेजरमेंट देख रहा हूं तो 20 डिग्री विल बी द बेस टेम्परेचर। ठीक है, तो आर नोट जो है वो क्या है, बेस टेम्परेचर के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है वो आर नोट है। एंड लेट ये क्या लिखा मैंने, 8। एंड लेट एट टी टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो है वो कितना बोल रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस इज आर। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो देखो यहां से इस इक्वेशन से आ रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने दिया था, इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देता हूं, कर सकता हूं ना, दोनों तरफ डी डी आ गया, देख कर सकता हूं मैं। तो अल्फा आर नॉट डी टी, ये क्या टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। टेम्परेचर की लिमिट कहां से कहां तक, बेस लेवल टी नॉट से इंक्रीज करके टेम्परेचर को कहां तक लेके जा रहा हूं मैं, टी तक। कहां तक लेके जा रहा हूं, टी तक। और टी नॉट जब टेम्परेचर है उस समय ये इधर वाला लिमिट का आएगा, रेजिस्टेंस का आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो टी नॉट टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर नॉट। टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर। और लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी, आर नॉट से लेकर आर। और इधर मेरे पास क्या हो गया, आर नॉट तो मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट। और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, आर माइनस आर नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू आर नॉट इंटीग्रेशन ये टी नॉट से लेकर टी अल्फा डी टी, टी नॉट से लेकर टी। देखिए यहां से इस आर नॉट को उधर लेके जा रहा हूं, तो देख फाइनली क्या आएगा, आर इक्वल्स टू
उधर आर नोट लेके गया और आर नोट कॉमन ले रहा हूं मैं, ये आर नोट इधर आ गया, आर नोट कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर देखो 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, और टी नॉट से लेकर मेरे पास क्या आ गया, लिमिट आ जाएगी टी, ये मेरे पास, ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। ये रिलेशन कब यूज करना है, देखो अल्फा को मैंने ब्रैकेट से बाहर नहीं निकाला है, अल्फा की वैल्यू कई बार क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल दे दी जाती है ना, अल्फा को टेम्परेचर का फंक्शन दे दिया तो अल्फा की वैल्यू कई बार क्या होगी, वेरिएबल, फॉर अल्फा वेरिएबल, अल्फा अगर वेरिएबल हो तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं अल्फा कांस्टेंट है, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट 1 प्लस अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया t, और लिमिट कहां आ जाएगी मेरे पास, t नॉट से लेकर t, तो फाइनली r का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, r इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा t माइनस t नॉट, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास क्या हो गया, r का फॉर्मूला आ गया। ये किसके लिए है, फॉर अल्फा कांस्टेंट, अल्फा किसके लिए कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर और क्या बोल दूं, अगर मैं बोल देता हूं इफ बेस टेम्परेचर टी नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, या मैं बोल दूं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टी तक इंक्रीज हुआ, अगर मैं ऐसा बोलूं इफ टेम्परेचर इंक्रीज्ड कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो देख आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आर विल बिकम आर नॉट 1 प्लस अल्फा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास टी, टी तो टी आ गया और टी नॉट की जगह क्या आ गया, 0, क्योंकि 0 से टी कर रहे हैं तो टी माइनस 0, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, आर इक्वल्स टू, तो कई बुक्स के अंदर आपको फॉर्मूला इस तरह से भी दिया हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी सही है, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, टी नॉट की वैल्यू वहां पर 0 ली हुई है, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में जो टी नॉट है वो क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कई बार बेस टेम्परेचर आपको 0 की जगह 20 दे दे तो आप फॉर्मूला ये यूज करो, कई बार बेस टेम्परेचर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो सीधा फॉर्मूला ये यूज कर लो आप, समझ में आ रहा है। देखो यहां से देख, इसको मैं ग्राफ बना सकता हूं, यहां से एक, इसको लिखो एक बार, इसको लिखो, देखिए ग्राफ अपन बना था यहां पर, देखिए अगर मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करूं, देख क्या बनेगा, देख इसी इक्वेशन को वापस लिख रहा हूं मैं, समझना आप यहां से, तो देख r इक्वल्स टू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देख इसको वहां लिख रहा हूं अल्फा आर नॉट टी प्लस, ऐसे ही होगा, समझ में आ रहा है, अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट, ये हो गया। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, समझना, आर और टेम्परेचर के बीच में, समझना, देख ये तो हो गया y, इसको मैं बोल सकता हूं m, इसको मैं बोल सकता हूं x, और ये क्या हो गया मेरे पास c, तो ये ग्राफ कौन सा हो गया, तो r वर्सेस टेम्परेचर, y वर्सेस x, अगर मैं कर्व प्लॉट करूंगा यहां पर, समझना किसके बीच में, y वर्सेस x, y कौन है r, x कौन है आपका टेम्परेचर t, तो इसमें ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है ये, लेकिन टेम्परेचर नेगेटिव अपन लेके नहीं चल रहे हैं, सिर्फ अगर मैं पॉजिटिव टेम्परेचर के लिए ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा, ग्राफ यहां से शुरू हो जाएगा, और वैसे भी ध्यान है अपन ने बेस टेम्परेचर क्या लगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, तभी तो ये आया मेरे पास, बेस टेम्परेचर कितना लिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है, तभी तो मेरा ग्राफ बना, तो यहां से देखो ये t इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r नॉट, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, r नॉट, वही क्लियर, ये इंटरसेप्ट ही तो है, ये c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है ना, तो ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया मेरे पास, तो ये कर्व आ गया मेरे पास, और इस कर्व का स्लोप ऑफ कर्व, अगर इस कर्व का स्लोप अगर मैं बनाना चाहूं तो कर्व का स्लोप क्या हो जाएगा, m, मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कर्व का स्लोप आ गया, मतलब कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ग्राफ दे दिया वहां से स्लोप पूछ लिया, या अल्फा दे दिया और पूछ ले के लिए आर नोट निकालो, है ना, ये इंटरसेप्ट निकालो, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, आर नोट दे दिया और अल्फा निकालने के लिए बोल दे तो क्या करोगे, ग्राफ को देख के आप स्लोप लिख लो, स्लोप को अल्फा इंटू आर नोट लिख लो, वहां से अल्फा आ जाएगा आपके पास में। मैं जो भी बता रहा हूं ये चीजें तो हमेशा ध्यान रखें आप, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। लिखो इसको, जल्दी लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए इसके बाद कंपेरिजन, कंपेरिजन लिखो, हेडिंग डालो, कंपेरिजन बिटवीन मेटल, कंपेरिजन बिटवीन मेटल, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर, हेडिंग डालो, कंपेरिजन बिटवीन मेटल, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर, कंपेरिजन बिटवीन मेटल, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर, है ना, मेटल
एलॉय और सेमीकंडक्टर, तीनों के अंदर मेरे को क्या करना है, कंपैरिजन देखना है। देख अपने को देख, अभी अपन ने देखा क्या था कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, एक चीज अपन ने पढ़ी अभी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या एक काम और कर लो, हटाओ यार इसको, ये मत लिखो पहले, इससे पहले दूसरी चीज करो। देखो रेस्टिविटी का रिलेशन भी लिख लो ताकि बाद में भूल जाओगे नहीं तो आप। रिलेशन ऑफ रेस्टिविटी विद टेम्परेचर, इससे पहले एक और हेडिंग डाल दो आप, रिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अगर रेजिस्टिविटी का भी टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछ ले तो देखो अपने को पता है आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी देखा अपन ने रेजिस्टिविटी, तो आर का रिलेशन अपन ने क्या पढ़ा, आर इक्वल्स टू मेरे पास क्या था, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये रिलेशन पढ़ा अपन ने। तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू बस रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, सिंपल। ये मेरे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी का एक रिलेशन ये आ जाएगा, है ना, एक फॉर्मूला ये आ गया। एक और फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, एक रिलेशन ये आ गया मेरे पास, नंबर 2। और एक और फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल के लिए, वेरिएबल के लिए क्या था, रो नॉट 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 प्लस इंटीग्रेशन अल्फा डी टी, टी नॉट से लेकर टी, तो एक और रिलेशन मेरे पास ये आ जाएगा। ये किया था ना अपन ने, तो तीन रिलेशन जो रेजिस्टेंस के लिए थे वो के वो रिलेशन आपके पास क्या आ जाएंगे, रेजिस्टिविटी के भी आ जाएंगे, बस नाम रेजिस्टिविटी हो गया और कुछ नहीं है। मैंने स्पेशली लिखवा दिया ताकि क्या बाद में क्या दिमाग में आता नहीं है, भूल जाते हैं, गड़बड़ नहीं कर दो, समझ में आ गया, ठीक है, लिख लो इसको आप ना। उसके बाद अब हेडिंग डालें आप कंपेरिजन, अब हेडिंग डालें आप कंपेरिजन, लिख लो इसको आप, कंपेरिजन बिटवीन मेटल एलॉय एंड सेमीकंडक्टर, comparison between metal alloy and semiconductor, metal alloy और एक और लिखें आप सेमीकंडक्टर, इन तीनों के बीच में अभी एक तो अपन ने रिलेशन देख ही लिया था चैप्टर जब टॉपिक जब स्टार्ट हुआ था, क्या कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एलॉय की रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल चलते हैं यार, कंफ्यूजन होना बस, ठीक है, जहां रेजिस्टेंस है वहां रेजिस्टिविटी है, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ग्राफ जो होता है, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, मेटल के केस में वेरिएशन इस तरह का होता है, ये इस तरह का वेरिएशन आता है ना, पैराबोलिक वेरिएशन आता है। एलॉयज के अंदर अगर मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं तो कुछ बिल्कुल ये बहुत कम स्लोप आता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, लेकिन बहुत कम स्लोप, बहुत कम स्ट्रेट लाइन नहीं, बिल्कुल बहुत ही छोटा स्लोप है ना, बहुत कम एंगल होता है, बहुत कम एंगल होता है, ठीक है। इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है कि टेम्परेचर भले ही बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन रेजिस्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट बहुत कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल पैरेलल टू, अगर पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप जीरो हो जाएगी, अगर पैरेलल हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी के अंदर तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो, अल्फा क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ ये। अब एलॉय का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद में सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे, डिक्रीज, है ना, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज इस फैशन में होती है। ये सारे प्रैक्टिकल रिजल्ट हैं, आपने एक्सपेरिमेंट करके आपने अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी मेजर करी मेटल के लिए, फिर ग्राफ प्लॉट किया, फिर एलॉय के लिए कैसा है वो नहीं, प्रैक्टिकल, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिकली आप एनालिसिस करते हो बहुत सारी चीजों का, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजन अगर होता है कि कैसे आया, तो उसका कोई पर्टिकुलर हो सकता है, कई बार आपके पास रीजन नहीं मिलते हैं, तो उन रीजंस के लिए आपके पास सबसे परफेक्ट क्या होता है कि इनके एक्सपेरिमेंट किए, हर चीज साइंस के अंदर जो भी चीज बनी है, जो भी थ्योरी बनी है, उसका पहले कहीं ना कहीं कुछ प्रैक्टिकल हुआ था, तभी तो थ्योरी बनी। डायरेक्ट थ्योरी कैसे बना सकता है कोई, तो किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तभी बनी होगी थ्योरी। तो बहुत सारी चीजों के आपको कई बार रीजन दिखाई नहीं देते हैं, तो उसका ध्यान रखें आप, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट देखो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, मतलब इसका अल्फा क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका अल्फा भी क्या आएगा, पॉजिटिव,
इसका अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। उसके बाद एक और पॉइंट देखो आप यहाँ पर, अब मेरे पास जो अल्फा है, अब अल्फा की वैल्यू, अल्फा का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था कि चेंज इन रेजिस्टेंस बोलो या रेजिस्टिविटी बोलो अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बोलो पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये पढ़ा था अपन ने, ये पढ़ा ना अपन अल्फा का फॉर्मूला। अब यहां से अगर आप देखोगे, देखो अगर मैं टेम्परेचर को थोड़ा सा भी राइज करता हूं, टेम्परेचर को थोड़ा सा भी राइज करता हूं, रेजिस्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट ज्यादा है, टेम्परेचर के अंदर इंक्रीमेंट इतना सा है, लेकिन रेजिस्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट ज्यादा आ रहा है क्या। ये मेरे पास क्या हो गया, dt, ये मेरे पास क्या हो गया, डी रो। dt छोटा है, डी रो ज्यादा है, dt छोटा है, डी रो ज्यादा है, न्यूमरेटर बड़ा है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू लार्ज वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लार्ज वैल्यू। मतलब मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और लार्ज होती है। समझ आ रहा है। इधर चलो, इधर देखो क्या होगा। अगर मैं टेम्परेचर को, ध्यान से देखना, अगर मैं टेम्परेचर को इतना, ये मेरे पास क्या हो गया, dt हो गया, यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने, तो रेजिस्टिविटी के अंदर इंक्रीमेंट देखो, रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज कितना आ रहा है, सिर्फ इतना सा आ रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत छोटा इंक्रीमेंट आया। तो डी रो तो कम है लेकिन dt ज्यादा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या पॉजिटिव में तो आएगी लेकिन स्मॉल आएगी, वेरी स्मॉल बोल सकते हो, वेरी स्मॉल। ये नियरली इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के आसपास होती है, इतनी कम होती है। एलॉयज के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अब सुनो, अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस के अंदर भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बहुत कम हो रहा है। और अपन जनरली जब रेजिस्टेंस बनाते हैं, रेजिस्टर्स बनाते हैं, रेजिस्टेंस का हमेशा सर्किट में काम आते हैं बहुत जगह। तो अब अक्सर जब रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं वो हमेशा एलॉयज के ही बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नियरली इक्वल टू जीरो। टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस के अंदर वेरिएशन नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है, वेरी स्मॉल। रो इसका नेगेटिव है। अब इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, टेम्परेचर के अंदर चेंज, टेम्परेचर के अंदर अगर मैं चेंज देखता हूं, सेम वही चीज, टेम्परेचर के अंदर चेंज, अगर मैं ये टेम्परेचर के अंदर चेंज है, ये मेरे पास क्या है, dt है, या यहां से देखो आप इसको, यहां से ऑब्जर्व करो, थोड़ा और अच्छा ऑब्जर्व दिखेगा, ऑब्जर्व होगा आपको, है ना। ये मेरे पास क्या है, dt, और यहां से अगर आप देखो तो ये मेरे पास क्या हो गया, डी रो। मतलब कुल मिला के यहां पर डी रो की वैल्यू ज्यादा आएगी, इस ग्राफ के लिए डी रो ज्यादा आएगा, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा आएगा, न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर और कम, तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, लार्ज आएगा। जैसे इधर आया था वैसे ही उधर, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में लार्ज होती है। नेगेटिव के अंदर लार्ज वैल्यू मिलती है मेरे को, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। समझ में आ रहा है। लिखो इसको आप, फिर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूं मैं आपको बढ़िया शानदार से। लिखो इसके अंदर, नोट लगाओ, फिर उसके बाद 2 पॉइंट लिखवाता हूं मैं। लिखो इसके अंदर, ना पहला पॉइंट तो आप लिखोगे क्या कि रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज। रेजिस्टर्स आर, है ना, नोट ही कर दो, NOT। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखेंगे अपन यहां पर कि जो रेजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज, आर मेड अप ऑफ एलॉयज since alpha of alloys is negligible। और नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का वेरिएशन बहुत कम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं आप, देखो दूसरा अपन बात करना चाह रहे हैं सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर्स, दूसरा पॉइंट लिखे आप, सुपर कंडक्टर्स। देखो सुपर कंडक्टर्स क्या है कि कोई भी ऐसा कंडक्टर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कंडक्टर जो भी है, अगर किसी एक टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर पर, मतलब जनरली क्या होता है, कंडक्टर्स बहुत लो टेम्परेचर पर जाकर उनका रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए, इफ, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर becomes zero, resistance of any conductor becomes zero at very low temperature। ऐसे लिख दो, या तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर becomes zero at very low temperature, then
such conductors are called superconductors, are called superconductors and phenomenon को क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी. एंड फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? फिनोमिनन कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. इसका एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको. जो मर्क्यूरी होता है, Hg जो होता है, इसका टेम्परेचर लेस देन 4.2 केल्विन, इतने इससे कम टेम्परेचर पर जो Hg जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0. मतलब ये हाई कंडक्टिविटी शो करेगा. सुपर कंडक्टर मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी. रेजिस्टेंस 0 हो गया ना, रेजिस्टेंस 0 मतलब हाई करंट फ्लो होगी. हाई करंट फ्लो होगी मतलब चार्ज बहुत सारे फ्लो होंगे, बहुत सारे चार्ज इजीली फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी है, हाई कंडक्टिविटी. तो क्या होता है? टेम्परेचर लेस देन 4.2 केल्विन पर Hg मर्क्यूरी जो होता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0. मतलब वो क्या करता है? इट शोज कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी. और ऐसे टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. ऐसे टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर. मतलब ऐसा टेम्परेचर, मतलब लिमिट आ गई, ऐसे टेम्परेचर जहां पर सुपर कंडक्टिविटी शो होने लग जाए उसको अपन ने क्या बोल दिया? क्रिटिकल टेम्परेचर. हे भगवान, जल्दी लिखो. लिखे. चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन. प्रश्न करें. देख, प्रश्न क्या है? क्वेश्चन देखो. आपको क्या दिया हुआ है? सपोज आपको VI कर्व दिया हुआ है, ठीक है. 2 VI कर्व दिए हुए हैं. ये टेम्परेचर T1 पर है, ये टेम्परेचर T2 पर है. एक रेजिस्टेंस, एक कंडक्टर है, उसके ऊपर मैंने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और अलग अलग करंट प्राप्त की मैंने, और अलग अलग टेम्परेचर पे मैंने कर्व प्लॉट किया. तो एक कर्व ऐसा आया, एक कर्व ऐसा आया, ठीक है. ये एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है, ये यहां से एंगल मेरे को थीटा दिया हुआ है, ठीक है. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आपको मालूम करना है कि कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. मतलब यहां पर फर्स्ट क्या करना है? कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, ऐसे देख लो आप. हुज रेजिस्टेंस, विच रेजिस्टेंस इज मोर, विच रेजिस्टेंस इज मोर, विच टेम्परेचर इज मोर, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है. और तीसरा रिलेशन T2 माइनस. ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्वेश्चन ये थर्ड वाला आया हुआ था, थर्ड वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है. ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर. T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं यार, ऑप्शन देके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ले लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ है. तो T2 और T2 माइनस T1 का रिलेशन निकालना है, ठीक है. ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो. देखो अब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना. अब यहाँ पर देखें आप कि स्लोप ऑफ VI कर्व का स्लोप मुझे क्या देता है? रेजिस्टेंस. स्लोप चेक करने का तरीका बताया मैंने. y पे जो है, x पे जो है, डिवाइड करके देख लो. तो V अपॉन I क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है. तो स्लोप मुझे क्या मिल गया है ना? स्लोप VI कर्व का स्लोप मुझे क्या निकल के आ गया? रेजिस्टेंस निकल के आ गया. तो जिसका स्लोप ज्यादा है, तो देखो यहां पर, तो स्लोप फर्स्ट वाले का स्लोप सेकंड वाले से कम है. सॉरी, समझ में आ रहा है ना? स्लोप 2, ये 2 का एंगल देख लो. यहां से एंगल दिख रहा है मुझे, ये एंगल थीटा है. ये एंगल इसको बोल सकते हो आप कितना? ये इधर से थीटा है तो इधर से कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. क्लियर? तो स्लोप मेरे पास क्या है? पहले का स्लोप कम है दूसरे से, इसका मतलब पहले वाले का रेजिस्टेंस दूसरे वाले रेजिस्टेंस से कम होगा. एक तो ये चीज क्लियर है अपने को. रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. और रेजिस्टेंस का अपने को मालूम है, ये 2 कंडक्टर है ना, ये 2 कंडक्टर्स
ये दो कंडक्टर दिए हुए हैं आपको, अगर सेमी कंडक्टर दे देंगे तो सब घपला हो जाएगा। ये कंडक्टर है, और वैसे भी स्ट्रेट लाइन कर्व V वर्सेस I कंडक्टर के लिए आता है। सेमी कंडक्टर में तो अपने देखा था कर्व लीनियर नहीं आता है, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है वो, ठीक है। तो ये R बड़ा क्या बोलते हैं, R और टेम्परेचर का क्या डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा, सो T1 विल बी लेस देन T2, ये टेम्परेचर का रिलेशन हो गया। उसके बाद तीसरा क्या बोला कि T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, T2 और T1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, तो देखो यहां से, तो देखो यहां से अगर आप देखोगे स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ऐसे लिखो आप, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, और ऐसे भी लिख सकते हो आप टेम्परेचर का भी रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। ये सब तीनों आपस में डायरेक्ट रिलेटेड है। या मैं टेम्परेचर को सीधा कनेक्ट कर सकता हूं स्लोप से, टेम्परेचर को सीधा स्लोप से कनेक्ट कर सकता हूं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं T1 टेम्परेचर लिखूं तो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, स्लोप के। T1 की स्लोप क्या हो गई, इस लाइन का स्लोप कितना है, tan थीटा, तो T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, tan थीटा। T2 देखो, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 का एंगल कितना है, ये 90 माइनस थीटा है, इधर से थीटा था, इधर से क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो T2 आ गया मेरे पास कितना, tan 90 माइनस थीटा, या T2 अगर यहां से लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्लियर। अब यहां से मुझे क्या पूछा है कि T2 माइनस T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो देखो T2 माइनस T1 अगर आप लिखोगे यहां से T2 माइनस T1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा। इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करो तो cot थीटा को क्या लिख सकते हो आप, cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो आप, sin थीटा अपॉन cos थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एलसीएम ले लो आप यहाँ से, sin थीटा cos थीटा, cos उधर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, sin उधर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी देखो, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मैंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरा मैथमेटिकल टूल्स का प्लेलिस्ट बना हुआ यूट्यूब के ऊपर, जाके देख ले इसे आप, ठीक है। cos माइनस sin ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और एक और है ना, और एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला और होता है, चाहे तो वो भी याद रख लें आप, सब करा रखा है मैंने, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा, समझ में आ रहा है, ये किसके तो 1, ये बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा के, तो sin थीटा अपॉन 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, है ना, sin 2 थीटा बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, sin थीटा cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, 2 तो कांस्टेंट है, तो cos अपॉन sin क्या हो गया, cot 2 थीटा विल बी द आंसर। अरे क्लियर, जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जल्दी लिखेंगे, चलो बड़े आगे बढ़ो। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अरे भाई क्लियर, देख एक और क्वेश्चन देख, क्वेश्चन क्या आता है आप एग्जाम के अंदर, इफ एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस कितना है, सपोज 20 ओम है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस में बोल देता हूँ कितना है, 500 ओम है, इसको 50 ओम कर देते हैं, कुछ भी ले रहा हूँ यार, देना वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, तरीका बताना है मेरे को। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 200 ओम हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, एक ही है, ठीक है। अब देख सिंपल सा फंडा है, इस क्वेश्चन को करने के देख 2 से 3 तरीके हैं, लास्ट में फिर एक लाइन में बताऊँ, एक लाइन के अंदर बताऊंगा मैं आपको, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख पहला सिंपल, अपने को फॉर्मूला तो अपने को पता है, देख R इक्वल्स टू क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो फॉर्मूला होता है अपना। एक तरीका क्या है मेरे पास,
सबसे मिनिमम, सबसे छोटे वाले को क्या, अगर इस फॉर्मूला को यूज करना है, सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस को बेस रेजिस्टेंस ले लो, सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस को बेस रेजिस्टेंस ले लो। तो सबसे पहला काम क्या करो, हमेशा इस तरह क्वेश्चन दिया हो तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो सबसे पहले आप, है ना। इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन लिख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 50 ओम, 200 ओम, और ये 100 और 500 को इधर ले लो आप, है ना। ये 100 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 500 ओम, ठीक है। इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब मुझे सबसे लो वाला रेजिस्टेंस, इसको क्या बोल दो, बेस रेजिस्टेंस ले लो आप, इसको क्या ले लो, बेस रेजिस्टेंस। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, पहले इसका और इसका रिलेशन यूज करके क्या निकालो, अल्फा, समझ में आ रहा है। ये दो नोन है भाई, उस फॉर्मूला के अंदर टोटल 5 वेरिएबल है, देखना R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, टोटल 5 वेरिएबल है, 5 में से 4 वेरिएबल दी थी तो 5 में निकल जाएगा। तो इन दोनों को यूज करके अल्फा निकालो। अल्फा क्या होता है, मैंने बताया था, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन बेस रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर, यही तो था मेरा अल्फा का फॉर्मूला। डेफिनेशन इसलिए लिखवाई थी मैंने ताकि याद हो जाए आपको। तो अल्फा क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 500 में से 50 गया तो 500 माइनस 50 एंड डिवाइडेड बाय R0, R0 मतलब ये सबसे लो वाला, और क्लियर, R0 मतलब 50, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन बेस रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहां से लेके यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, 100 माइनस 10, तो यहां से अल्फा आ जाएगा मेरे पास कितना, 450 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 90, 009 जा 45, तो ये आ गया मेरे पास 1/10, अल्फा की वैल्यू आ गई 1/10। मैंने ऐसे मर्जी से ले लिया है मैंने, ठीक है, ये अल्फा आ गया 1/10। अब मुझे क्या निकालना है, इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर को बोल देता हूं मैं टी की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। हाँ, फॉर्मूला लगा लो आप यहां से, तो R = क्या हो गया, R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। R कितना है, 200, तो R हो गया 200, बेस रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, 50, 1 + अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल ली अपन ने 1/10, और टेम्परेचर डिफरेंस कौन से दो लिए हैं, अभी इन दोनों को देख रहा हूं मैं, इन दोनों को देख रहा हूं, तो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, T-10, T-10, बस यहां से कर लो आप, ये कितना 5 से कर दिया 5 चौक 20, तो देख कितना आ गया, 1 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 1, समझ आ रहा है, 4 - 1 = 1/10 T-10, तो देख फाइनली कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 3 और 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, तो 30 = T-10, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, तो T की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है। एक तो ये सिंपल तरीका है, पर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस होते हैं, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस होते हैं। दूसरा तरीका देखो, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें जो कर्व R और T का जो कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन आया था, अगर आपको ध्यान हो, है ना, R वर्सेस T का कर्व स्ट्रेट लाइन आया था, मतलब इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, और स्लोप में क्या लिख सकता हूं, dr/dt लिख सकता हूं इसका स्लोप। ध्यान से देखो, एक और मेथड देख, जो समझ में आया वो करना, इसमें जल्दी हो जाएगा। स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो इन दोनों के लिए स्लोप लिखो, फिर इन दोनों के लिए स्लोप लिखो, दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को यूज करके स्लोप लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट और इसको मैं बोल दिया सेकंड। तो फर्स्ट वाले के लिए स्लोप लिखूंगा मैं dr1/dt1 = सेकंड वाले के लिए स्लोप लिखूंगा मैं dr2/dt2। फर्स्ट वाले के लिए स्लोप, ये फर्स्ट वाला स्लोप 500 - 50, टेम्परेचर 100 - 10 = फिर सेकंड वाले में देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस 200 - 50, उसके बाद टेम्परेचर T - 10। देख अब सोल्व कर ले इसको, कितना आ गया ये 500 450 डिवाइडेड बाय 90 = ये हो गया 150, मतलब 150 आधे तो देख रहे होंगे सर क्या 150 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, वो मेरे अंग्रेजों भारत छोड़ो यार, हिंदी अच्छे सीखो यार तुम लोग यार, हिंदी आपकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत सॉलिड होना चाहिए, कहीं भी जाओगे जीवन में, कहीं भी नौकरी करोगे, बहुत लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। 095 जा 45, 5 से काट दिया 30, तो देख कितना आ गया मेरे पास, ये T - 10 = 30, देख T की वैल्यू आ गई 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आएगी नहीं? यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस है, ये ईजियर मेथड है, इससे सॉल्व करना, हमेशा हमेशा आंसर आएगा तुम्हारा, एकदम हमेशा आएगा। अरे क्लियर, समझ आ रहा है? एक इसमें और जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। तीसरा मेथड कई बार क्या होता है, कुल मिला के सबसे छोटा रेजिस्टेंस बेस लेके करना है। तीसरा मेथड और क्या कर सकते हो,
आप क्या ले लो, बेस रेजिस्टेंस अगर आपको कोई कसम खाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बेस रेजिस्टेंस रखना है, आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना चाहते हो, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे तो उसको मेरे को आर नॉट की वैल्यू फिर पता नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो क्या होगा, वहां पर आर नॉट की वैल्यू पता नहीं होगी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जरूरी नहीं आपका बेस टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही दी हुई है, कोई जरूरी नहीं है। हमेशा सबसे छोटा वाला टेम्परेचर को बेस बना के चल पड़ो, काम हो जाएगा। क्लियर? लिखो जल्दी, इसको लिखो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई ये। इसमें ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी पूछ सकता था ये कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा। तरीका सेम चलेगा, बस टी की जगह यहां पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड लेता मैं तो 40 - 10 लिखता है यहां पर मैं, ये टी माइनस लिखा ना, 40 - 10 लिखता, और रेजिस्टेंस क्या लिखता, आर लिखता है यहां पर मैं, आर - 50 लिखता मैं, तो आर कैलकुलेशन सॉल्व करते तो आर की वैल्यू निकल के आ जाती 200 आपकी। अरे को समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन चाहे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 तरह के डेटा है। 6 डेटा में से कभी ये मिस कर दो, 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 कभी ये और कभी अल्फा पूछ लिया। अल्फा निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। अल्फा तो डायरेक्ट चेंज इन रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, सीधा अल्फा निकाल यहां से, इधर उधर शफल मत करना, सीधा याद रखो अल्फा का फॉर्मूला है, सीधा अल्फा का फॉर्मूला याद रखो। कभी अल्फा पूछा हो तो सीधा अल्फा का फॉर्मूला सीधा याद रखो आप डायरेक्ट, ठीक है। और एक मेरे पास रिलेशन डायरेक्ट ये हो गया, ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, इससे सारे न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। क्लियर? चलो आगे देखो और क्वेश्चन देखते हैं। बेस रेजिस्टेंस मतलब सबसे छोटा रेजिस्टेंस, ऑलराइट, सबसे छोटा टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखें आप, हाँ, अल्फा इक्विवेलेंट। अगर आपके पास दो तरह के कंडक्टर दिए हुए हों और उनका अल्फा इक्विवेलेंट निकालना हो, जैसे होता है ना हर एक कंडक्टर का, भाई अल्फा डिपेंड्स अपॉन, अल्फा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर अल्फा देखे तो ये क्या है, वापस ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल टू मटेरियल लिख लेगा वहां पर अल्फा जब मैंने पहली बार लिखवाया था ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, वहां पर लिख सकते हैं आप कि अल्फा जो होता है उसकी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ओनली मटेरियल चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा, अदरवाइज अल्फा विल नेवर चेंज। देख अब अल्फा इक्विवेलेंट में अपन दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक आता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दूं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दो तो किस तरीके से उनका अल्फा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, मेरे को यहाँ पर दो कंडक्टर दिए हुए हैं, एक का रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है R1 अल्फा 1, और दूसरा जो है वो मेरे पास क्या है, दो दे रखे R2 और अल्फा 2। ठीक है, ये दो कंडक्टर दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट केस ले रहे हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन करूंगा मैं, जब अपन सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे रेजिस्टेंस, अभी मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ाया नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ वर्ड यूज कर रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि 10 में पढ़ा हुआ है इसलिए, और आपको याद भी है कि दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है R1 + R2। दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 + R2, है ना। ये या तो अगर याद नहीं हो तो ये याद रख लो अभी आप, जब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर अपने को काम आएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं मैं, R1 + R2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं R1 R2, तो उसका R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आता है R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये आपने पढ़ा हुआ भी है ना। रेसिप्रोकल करके आप क्या करते हो, सम करते हो ना रेसिप्रोकल करके, तो रेसिप्रोकल करके सम करोगे तो उसका वापस एलसीएम लोगे तो ये आएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन अल्फा की इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। अगर मैं R1 लिखूं, समझना, अगर मैं R1 रेजिस्टेंस लिखूं तो R1 इक्वल्स टू क्या होगा, R0 1 + अल्फा T1, सॉरी टेम्परेचर T। मतलब मैंने क्या किया है, दोनों रेजिस्टेंस एक साथ रखे हुए हैं, एक इनिशियल कुछ टेम्परेचर पर होंगे, फाइनल किसी टेम्परेचर पर जा रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, या मैं बोल देता हूं यहां पर कि टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू एनी T टेम्परेचर। अगर मैं 0 से T पर इंक्रीज करूं, ठीक है, अगर ये इनिशियल रेजिस्टेंसेज हैं, ये वाली वैल्यूज मेरे को कहां दे रखी है, सपोज ये कहां पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, ध्यान से देखना,
इसको मैं बोल देता हूँ इनिशियल रेजिस्टेंस सेकंड का, और इसका अल्फा अल्फा 2 है। ये इसको मैं बोल देता हूँ इनिशियल रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले का, और इसका अल्फा अल्फा 1 है। आर नोट होता है ना, आर नोट कहाँ होता है? टी नोट टेम्परेचर पर, और टी नोट टेम्परेचर में क्या ले रहा हूँ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूँ अभी मैं। तो टेम्परेचर को 0 से मैंने टी तक इंक्रीज किया, तो देखो यहां से सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट देखो, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? आर नॉट 1 प्लस अल्फा की जगह अल्फा इक्विवेलेंट और टी की जगह टी, है ना। टेम्परेचर 0 होता है तो डेल्टा टी क्या हो जाता है? टी हो जाता है। ये हो गया इक्वल्स टू, अब R1 लिखो। R1 मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को देखो टेम्परेचर के साथ में, इसका R नोट की जगह क्या आ जाएगा? R नोट 1 प्लस अल्फा 1 टी प्लस R2 की जगह क्या आएगा? R नोट की जगह इसका R नोट जो है वो क्या है? R नोट 2 है, 1 प्लस अल्फा 2 टी। ये हो गया मेरे पास। अभी एक्चुअल में R नोट ये कौन है? ये R नोट जो है इसके सीरीज कॉम्बिनेशन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करूंगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो R नोट है। तो यहां पर जो R नोट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? R नोट 1 प्लस R नोट 2 हो जाएगी। इससे एक स्टेप अभी मैं डेराइव करवा रहा हूं, इसके बाद इस रिजल्ट को याद कर लेंगे अपन, ठीक है। बार बार डेराइव करने की जरूरत नहीं, लेकिन कहां से आया, थोड़ी गुदगुली होती है पेट में, तो वो सही कर रहा हूं मैं बस। समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने? ये आर नोट जो है वो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? आर नोट 1 प्लस आर नोट 2। यहां पर वैल्यू पुट करो, देख क्या आएगा यहां से। तो ये क्या हो जाएगा? आर नोट 1 प्लस आर नोट 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, प्लस आर नोट 1 प्लस आर नोट, या एक काम करो इसको आर नोट ही रहने दो यार, चलो। ये हो गया आर नोट, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस आर नोट अल्फा इक्विवेलेंट टी इक्वल्स टू, इधर देखो, आर नोट 1 प्लस आर नोट 1 अल्फा 1 टी प्लस आर नोट 2 प्लस मल्टीप्लाई, क्या ब्रैकेट खोला है? कुछ नहीं करा है भाई, अल्फा 2 टी। देख समझना, ये दोनों मिलकर क्या हो गए? वापस लिख रहा हूं, देख, आर नोट प्लस आर नोट अल्फा इक्विवेलेंट टी इक्वल्स टू, इन दोनों को मिलाकर मैंने आर नोट लिख दिया, और इधर से मैं टी कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों को मिलाकर आर नोट लिख दिया, इसमें से टी कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बनेगा? आर नोट 1 अल्फा 1 प्लस आर नोट 2 अल्फा 2। आर नोट से आर नोट कैंसिल, तो देख यहाँ पर क्या आएगा फाइनली? यहाँ पर देखो क्या बनेगा, इसको मिटा दो, इक्विवेलेंट लिख दिया होगा आपने, देख क्या बनेगा यहाँ से। तो फाइनली बनेगा आपके पास, अब मैं अल्फा, यहाँ से अल्फा इक्विवेलेंट देख क्या है, अल्फा इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूँ तो देख क्या बनेगा? अल्फा इक्विवेलेंट यहाँ से देख, ये टी तो कॉमन है, ये आर नोट 1 अल्फा 1 आर नोट 2 अल्फा 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, इधर से टी और आर नोट डिवीजन में, टी से टी कैंसिल, तो देख अल्फा इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से? तो अल्फा इक्विवेलेंट हो गया आर नोट 1 अल्फा 1 आर नोट 2 अल्फा 2 होल डिवाइडेड बाय आर नोट। आर नोट क्या है? आर नोट 1 प्लस आर नोट 2। ये हो गया मेरा अल्फा इक्विवेलेंट, या इसको सीधा अगर ऐसे लिखो आप, अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, समेशन ऑफ आर अल्फा, आर और अल्फा का प्रोडक्ट का सम। अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो आर अल्फा प्लस आर अल्फा प्लस आर अल्फा एंड डिवाइडेड बाय आर। ये मेरे पास क्या आ गया? अल्फा इक्विवेलेंट आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर अगर मैं बोलता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है कि भाई कि सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट करो, अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं और अगर मैं आपको बोलता हूं अल्फा की वैल्यू 0, अगर मैं बोलता हूं अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? एक चीज और अपने को यहां पर क्लियर होगी, अगर अल्फा, अब यहां से देखो पूरे कंबाइंड रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर अल्फा इक्विवेलेंट पॉजिटिव आ जाए, अगर अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू, इसको सॉल्व करो, अल्फा इक्विवेलेंट अगर पॉजिटिव आ जाए, यहां से मैं देख 2 चीजें क्या लिख सकता हूं, इफ अल्फा इक्विवेलेंट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा? जो आर इक्विवेलेंट आएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसका मतलब यही होगा, इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं इफ अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर मेरे पास कैलकुलेशन करते हुए नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर कहीं ना कहीं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फिर क्या होगी? डिक्रीज होगी।
अगर मैं बोल देता हूं क्या, इफ अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0, अल्फा इक्विवेलेंट 0 कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर 0 होगा। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन आर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 0, या सिंपल मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां से देख मैं क्या निकाल सकता हूं, R1 अपॉन R2, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना आप। ये रेजिस्टेंस के लिए भी ट्रू है, रेजिस्टिविटी के लिए भी ट्रू है। कैसे ट्रू है, रेजिस्टेंस को क्या लिखता हूं मैं, रो एल बाय ए। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, अगर आइडेंटिकल डायमेंशंस अगर आइडेंटिकल है, दोनों रेजिस्टेंस किसका होगा, किसी कंडक्टर का तो होगा, रेजिस्टेंस किसका होगा, किसी कंडक्टर का होगा। सपोज इसकी लेंथ एल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, इसकी लेंथ एल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, दोनों इक्वल हो, तो यहां से आर को क्या लिख सकता हूं मैं, रो 1 एल अपॉन ए, R2 क्या लिख सकता हूं मैं, रो 2 एल अपॉन ए। तो रो 1 अपॉन रो 2 भी क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि इट विल डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस, क्योंकि डायमेंशन जैसे ही चेंज होगा तो रेजिस्टेंस तो हमेशा प्रोवाइडेड है कि अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 ही आएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी में बी इक्वल टू माइनस अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 और मे नॉट बी, इट विल डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि अल्फा इक्विवेलेंट, अब अल्फा इक्विवेलेंट 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये आपको समझ में आता है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा नॉट चेंज विद, यही पढ़ा था ना अपन ने कि टेम्परेचर के साथ में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आ गया, लिख लो इसको, इस रिजल्ट को बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, कौन कौन से हो गए रिजल्ट, ये बस मेन रिजल्ट आपका ये रहा। ठीक है, जो डेराइव किया, इसके बाद देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज हो गया ना। इसके बाद देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालते हैं अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालते हैं। उसको अब डेराइव नहीं करूंगा मैं आपको, सीधा है ना, ये आपको कैलकुलेशन अब घर पे करनी है। इसका पैरेलल का डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दूंगा, बस बीच में जो कैलकुलेशन होगी वो इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि रिजल्ट इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट ही काम आता है भाई। सीरीज, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है ना, कभी उसका डेरिवेशन काम आया क्या आज दिन तक, पर उसको डेराइव किया था ना 3-4 लाइन से आपने, तो कभी काम आया क्या उसका डेरिवेशन, नहीं, तो कोई चीज, कोई काम की चीज नहीं है वो। ठीक है, पर कैसे करते हैं वो आना चाहिए। देख दूसरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, टेम्परेचर को वही में कहां से कहां तक है ना, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू T। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करोगे, है ऐसे तो कनेक्ट करोगे, ये R01 अल्फा 1 R02 अल्फा 2, ये कहां पर है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। आर इक्विवेलेंट क्या लिखोगे यहां से पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कहां पर है, ये आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है कहां पर आ रहा है, एट T डिग्री सेंटीग्रेड पर है। उसमें भी लिख लेना भले आप, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब टेम्परेचर चेंज करता हूं तो आर इक्विवेलेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आर इक्विवेलेंट पहले तो मेरे पास क्या था R01, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विवेलेंट क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा R0, और वो किसके बराबर हो जाएगा, R01 R02 अपॉन R01 प्लस R02, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिखा था ना अपन ने R0 की वैल्यू, तो यहां पर R0 एक्चुअल में क्या होगा, इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो R0 नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो आर इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने, और ये आर इक्विवेलेंट एक्चुअल में होगा क्या, ये हो जाएगा क्या, इसको लिखोगे यहां पर, अगर आर इक्विवेलेंट लिखोगे, या वैल्यू पुट कर दूं सीधा मैं, देख वैल्यू पुट करता हूं, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, R0 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट, और टेम्परेचर कहां तक चेंज कर रहे हो, T तक चेंज कर रहे हो, इस R0 की वैल्यू यहां रखेंगे, ये R0 ये रहा, बराबर R1 क्या होगा, R1 की वैल्यू कितनी होगी, R01 1 प्लस अल्फा 1 T और मल्टीप्लाइड बाय R0 2 1 प्लस अल्फा 2 T होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो R01 1 प्लस अल्फा 1 T प्लस R0 2 1 प्लस अल्फा 2 T।
आर नॉट की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर पुट करोगे, आर नॉट की वैल्यू उठा के यहां पर पुट करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे आप। ये मैं नहीं कर रहा हूं अभी में, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करना, इधर उधर कट कुट जाएंगे, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। यहां से अल्फा इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है मेरे पास, ये आता है समेशन अल्फा अपॉन आर होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आर। समझ में आ रहा है? पैरेलल में रिजल्ट ये आता है, 1 अपॉन में आता है। जैसे उधर क्या था, आर अल्फा था ना, आर अल्फा अपॉन समेशन आर था, बस यहाँ पर आर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आर नीचे आ जाएगा। इसको एलोबरेट करोगे तो अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो गया, इसको अगर आप लिखो तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, अल्फा 1 अपॉन आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन आर नॉट 2 अपॉन 1 अपॉन आर नॉट 1 प्लस 1 अपॉन आर नॉट 2। अब इतना सारा याद नहीं होता, ऐसे याद रखो आप हमेशा, ऐसे याद रखो। ये हो गया मेरे पास अल्फा इक्विवेलेंट, ठीक है। यहां पर भी सेम वही होगा, यहां पर भी सेम वही होगा कि एट क्या हो गया, मतलब अल्फा इक्विवेलेंट अगर पॉजिटिव आता है, इफ अल्फा इक्विवेलेंट अगर मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो आर इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अल्फा इक्विवेलेंट अगर मेरे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। और तीसरा और क्या है, अगर मेरे पास अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 हो जाए, अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ना। ये हो गया कि आर इक्विवेलेंट नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होगा। बस अल्फा इक्विवेलेंट को यहां पर 0 पुट करो, देखो इस इक्वेशन को 0 पुट करो तो क्या आएगा यहां से, देखो तो अल्फा 1 अपॉन आर नॉट 1, या सिंपल आर नॉट 1 को आर 1 लिख रहा हूं मैं यहां पर, अल्फा 1 अपॉन आर 1 अल्फा 2 अपॉन आर 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से देख क्या आ गया, उधर जाएगा, तो यहां से देख मेरे पास आएगा आर 1 अपॉन आर 2 इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। सही लिखा क्या, हे भगवान, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये रिलेशन, उसमें क्या आया था, अल्फा 2 इनवर्स रिलेशन आया था, सीरीज के अंदर अल्फा 2 और अल्फा 1 आया था। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी का भी लिख सकते हो, है ना, डायमेंशन का ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी के अंदर थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। ये तो हो गया सीरीज, ये अल्फा इक्विवेलेंट किसके लिए है, पैरेलल के लिए, है ना, फॉर पैरेलल। और उससे पहले वाला क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था। लिख लो जल्दी इसको, बस यहीं ओवर करते हैं आज के लेक्चर को, जल्दी से लिख लें, बस आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो थैंक यू अगेन वेरी मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो बहुत समझ में आया, अच्छा लगा हो तो जल्दी से शेयर कर दें यार वीडियो को, और इस तरीके से चैनल पे बने रहें। और अगर वीडियो चाहते हैं अवेलेबल तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन को क्लिक करके फिर यहाँ से जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़े गुनहगार हैं आप, जल्दी से रिकमेंड करो यार चैनल को, है ना, जल्दी से ग्रो करवाओ। थैंक यू, फिर हाजिर होता हूँ कल शाम को 6 बजे वापस आपके सामने। बाय।